गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स्थ एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं जो है द 4 realms ऑफ द अर्थ, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में एक लेसन यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका है ना। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट में से अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है क्योंकि अर्थ में जो है लाइफ पॉसिबल हो पाया है। इंसान हम जिंदा रहते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पे सिर्फ अर्थ में ही सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में वाटर, एयर एंड सॉइल है, लैंड, ठीक है। किसी को भी ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है? वाटर, एयर, सॉइल का होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी अगर नहीं होता तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो अर्थ पे ये तीनों हैं, तीनों मौजूद है जिसके वजह से हम सारे अभी ज़िंदा रह रहे हैं, हम सारे अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो अर्थ जो है क्या है? एक यूनिक प्लेनेट है। ये पृथ्वी जो है, ये धरती जो है एक यूनिक प्लेनेट है। अब अर्थ जो है पूरे अर्थ को, धरती को जो है अलग अलग 4 realms में यानी कि डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था मगर मैं थोड़ा सा फिर से इसको मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ठीक है। कोई क्या क्या है अर्थ में, क्या क्या है? 4 डोमेन्स है यानी कि 4 realms है जो है कौन सा? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर है ना। तो लिथोस्फेयर कौन सा होता है? जो अर्थ का वो वाला हिस्सा होता है, वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे लैंड होता है, यहाँ यानी कि ज़मीन होता है। हाइड्रोस्फेयर वो वाला पार्ट होता है, वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे वाटर होता है यानी कि पानी होता है। एटमॉस्फेयर वो वाला हिस्सा है, वो वाला पार्ट है जहाँ पे एयर है यानी कि हवा है, ठीक है। और बायोस्फीयर जो है वो वाला पार्ट है जहाँ पे ये तीनों मौजूद है, लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। तो मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया कि कौन कौन सा है। लिथोस्फेयर जहाँ पे ज़मीन है उसको लिथोस्फेयर कहेंगे, जहाँ पे वाटर है, पानी है, उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहेंगे, जहाँ पे एयर है जो दिखाई नहीं देंगे उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर, और जहाँ पे तीनों है, लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, उसको हम कहेंगे बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर वो वाला पार्ट है, वो वाला स्फेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, हम इंसान रहते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों मिल रहा है, एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है, हाइड्रोस्फेयर भी मिल रहा है, लिथोस्फेयर भी मिल रहा है। तो ये तीनों का होना ज़रूरी है ना। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लिथोस्फेयर सबसे पहले अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो लिथोस्फेयर जो है मैंने बोला जो सॉलिड पार्ट होता है, जो अर्थ का जो सॉलिड वाला हिस्सा, जो हार्ड पार्ट होता है, जो लैंड होता है, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। उसमें ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी आएंगे, बड़े से बड़ा प्लेन्स भी आएंगे, और जो ओशन फ्लोर होता है ना, जो समुद्र, जो पानी, जो यहाँ से जो पानी बह रहे हैं उसके नीचे भी कहीं ना कहीं तो ज़मीन है, वो भी लिथोस्फेयर है ना। तो वो सब आएंगे, ठीक है। लिथोस्फेयर जो होता है वो होता है जो सॉलिड पार्ट होता है, जो लैंड होता है, उसको हम लिथोस्फेयर कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉन्टिनेंट आर द लार्ज पीस ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट जो है एक क्या है? लार्ज पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे वर्ल्ड को। वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका,
ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड को कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है? 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में। ठीक है। उसमें से हमने कॉन्टिनेंट में से हमने एशिया के बारे में पढ़ा, जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। फिर हमने उसके बाद हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने अफ्रीका के बारे में भी पढ़ा, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। तो आज हम कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट पे है एशिया, सेकंड पे है अफ्रीका और थर्ड पे है नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका इसलिए क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका इसलिए क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, यहाँ पे है, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। नॉर्थ लाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट साइड में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। जो है ये नॉर्थ अमेरिका जो है वो घेरा हुआ है 3 ओशन से, 3 समुद्र से, जो है आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से। एस्थमस ऑफ पनामा जो है एक नैरो लैंड है जिसने जोड़ा हुआ है किसको? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है। एस्थमस ऑफ पनामा जो है नैरो पीस ऑफ लैंड है जिसने जोड़ा है किसको? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है किसके नाम से रखा गया है? इटली के लोग हैं, इंसान है जिसका नाम अमेरिगो वेपोसी था। वो गए थे सबसे पहले वहाँ, तो उनके नाम से जो है इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा है। ठीक है। उसके बाद हमारा साउथ अमेरिका जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वो साउथ अमेरिका क्या है वो हम पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इक्वेटर जो मैंने आपको बताया, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो साउथ अमेरिका से इक्वेटर भी लाइन जा रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहे हैं है ना। और इसको घेरा हुआ है कौन से ओशन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन से। ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, जिसका नाम है एंडिस माउंटेन रेंज, जो है वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर जो कौन सा है? अमेजन रिवर है, वो यहाँ से साउथ अमेरिका से ड्रेन करते हैं, बहते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, बच्चे याद रखना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो लॉन्गेस्ट रिवर होगा नाइल और अमेजन जो है उस वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है एक कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है और एक इसलैंड भी है। ठीक है। इसलैंड इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो एक इसलैंड हो गया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रखना बच्चे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और 6th लार्जेस्ट कंट्री है। इट गेट्स इट नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड से नाम मिला है ऑस्ट्रालिस करके। ऑस्ट्रालिस का मतलब है साउदर्न, साउदर्न नीचे है। ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर है तो ऑस्ट्रालिस यानी कि साउदर्न होता है। ठीक है। उसको लैंड डाउन अंडर भी कहते हैं। ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। कुछ यूनिक जानवर जो है कैंगरू, कोआला, ठीक है, कुछ यूनिक जानवर है जो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है। अब हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट आता है जो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जो साउथ पोल में है, ठीक है। एंटार्क्टिका जो आप ये वाइट कलर का दिख रहे हो ना, ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जो है ये आइस से कवर रहता, ढका रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। इसको आइसी कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसलिए, ठीक है। आइसी कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा साल जो है यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है, आइस से ढका रहता है। इसको आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइसोलेट माने अलग, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इतना हार्श क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये कहाँ पे है? साउदर्न पोल में है। साउदर्न पोल का जो है क्लाइमेट जो है बहुत ही ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि सन रेज जो है यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ता है ना, कम पड़ता है, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं सन रेज इतना अच्छा। तो इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है, मौसम जो है बहुत ही ठंड रहता है, आइसी रहता है। तो हर्श क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे कोई लोग बस नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं बसा है, सेटलमेंट नहीं है। सिर्फ कुछ रिसर्च स्टेशन जो है वहाँ पे है। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है और बाकी कुछ कंट्रीज़ का भी रिसर्च स्टेशन जो है वहाँ पे है। कहाँ पे है? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में है। बाकी कोई इंसान जो है वहाँ पे परमानेंटली जो है वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर का क्लाइमेट जो है बहुत ही ठंडा है, हार्श है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमारा पूरा हो गया है, यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में पूरा हमारा हो चुका, ठीक है। कॉन्टिनेंट, लिथोस्फीयर कौन सा है? लैंड है। जो लैंड, जो हार्ड पार्ट जो है उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर में जो है कॉन्टिनेंट जो है वो लिथोस्फीयर में आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वाटर के बारे में, पानी के बारे में, ठीक है। Hydrosphere refers to that part of the earth that is covered with water. Hydrosphere अर्थ के, पृथ्वी के उस पार्ट को हम बोलेंगे जो गहरा रहता है, कि किससे? जहाँ पे होता है पानी, वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, HYDRO। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। अब इसमें वाटर 3 शेप में हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में आ गया आइस, बर्फ़। लिक्विड में आ गया वाटर जो हमारे बाल्टीन में होता है घर में। और गैस जो वाटर वेपर होता है, जो एयर में होता है। एटमॉस्फेयर में हमें गैस मिलेंगे और गैस वाटर मिलेंगे, वाटर वेपर मिलेंगे, है ना। जो हो गया गैसेस फॉर्म, वाटर का गैसेस फॉर्म। 3 फॉर्म में, 3 शेप में हमें वाटर मिलेंगे, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हमें मिलेंगे आइस शेप, आइस हो गया सॉलिड, है ना। लिक्विड हो गया वाटर, वहीं जो हमारे बाल्टीन में होता है। गैस हो गया, गैसेस फॉर्म हो गया, जो वाटर वेपर मिलेंगे, जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, ठीक है। और वाटर जो है हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? ओशन, समंदर में, सागर में, नदी में, तालाब में मिलते हैं, है ना। अंडरग्राउंड जो हमारा जो ज़मीन है उसके नीचे भी कहीं ना कहीं जो है पानी बह रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं उसको, ठीक है। और ये वाटर हमें ग्लेशियर में मिलेंगे, जो जहाँ पे होगा आइस शेड्स होगा, आइस होगा, है ना। वाटर हमें मिलेंगे एटमॉस्फेयर में, हवा में मिलेंगे, जो होगा वाटर वेपर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या मिलते हैं? हमें वाटर मिलते हैं। कहते हैं कि जो अर्थ का जो 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। सिर्फ 29% जो है वो लैंड है बाकी 71% जो है क्या है? पानी है। तो इसलिए अर्थ को दूसरा नाम भी मिला है जो कहते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अगर आसमान से, स्पेस से नीचे हम देखेंगे, अर्थ पे देखेंगे, धरती पे देखेंगे, तो वो ब्लू नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे क्या है? वाटर है, पानी है। कितना परसेंट है? 71% है। तो इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब पानी जो है कितना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 97% जो है पानी जो है हमें ओशन में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, जो होता है सॉल्टी, नमक वाला होता है समुद्र का पानी, ठीक है।
2% हमें पानी मिलता है ग्लेशियर में, जो आइस होता है, बर्फ़ होता है। ठीक है, सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर मिलते हैं, सिर्फ 1% जो पीने लायक होते हैं, जो हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। जो कुछ ज़मीन पे बहते हैं और कुछ अंडरग्राउंड वाटर से हमें मिलते हैं पीने के लिए, है ना। उसको निकाला जाता है हैंड पंप के ज़रिए, मोटर के ज़रिए। ठीक है, तो अब कितना बचा? सिर्फ 1% जो है बचा, है ना। 97 तो समंदर में, सागर में है, तो वो तो साल्टी होता है, तो हमारे इतना लिमिटेड यूज़ होता है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हम कर सकते। ठीक है, और 2% तो ग्लेशियर में है, जो इतना दूर है, हम नहीं पहुंच सकते वहाँ लेने के लिए। सिर्फ 1% ही है जो फ्रेश वाटर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाटर रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम बचता है, तो इसलिए हम उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? जब वाटर साइकिल इज रेफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वाटर, जब फॉर्म्स को, वाटर का फॉर्म्स जब चेंज होता है, उसको हम कहेंगे वाटर साइकिल। वो किस तरह से चेंज होता है? चेंज होता है, वो एवापोरेशन, वो भाप बन जाता है, यानी कि वेपर बन जाता है, फिर उसका कंडेंसेशन बन जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, उसको हम कहेंगे वाटर साइकिल। एक मिनट, इसको मैं आपको डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। ये लो जी, ये वाटर साइकिल है। ठीक है, अब यहाँ पे पानी है, यहाँ पे समुद्र का पानी होगा, यहाँ लैंड में भी पानी होगा। ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो ये पानी, जब इस पानी पे जब सन रेज पड़ते हैं, सूरज की रेज पड़ते हैं, ठीक है, तो ये गर्म होके ये एवोपोरेट हो जाता है, भाप बनकर ये ऊपर चले जाते हैं, राइज करते हैं, जैसे कि ये जा रहे हैं। ठीक है, जब ऊपर जाएंगे, आसमान में जाएंगे, तो वहाँ पर का टेम्परेचर जो है कम होगा, है ना, ठंड होगा वहाँ पे। तो इस वाटर वेपर का, उस भाप का जो गैस फॉर्म में होता है, उसके वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाता है। क्यों बन जाता है ड्रॉपलेट्स? क्योंकि वो कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। ठीक है, जब वो कूल होता है ना, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब जो है ये कंडेंसेशन होके ये बादल बन गया, क्या बन गया? क्लाउड्स बन गया, है ना। अब ये कंटिन्यूस है, वाटर, ये एवापोरेशन होना तो कंटिन्यूस है, क्योंकि हमें सन रेज कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो एवापोरेशन कंटिन्यूस होगा, तो ये कंडेंसेशन भी कंटिन्यूस होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड भी कंटिन्यू होगा। जब ये क्लाउड, जब ये हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जब ये आसमान में नहीं टिक पाएगा, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें रेन भी होता है, स्नोफॉल भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे गिर के फिर वो कुछ पानी अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा, कुछ उसमें समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से फिर एवोपरेट होना शुरू होगा, है ना। तो वाटर साइकिल है ये, कि साइकिल की तरह है, ये कभी ख़त्म नहीं होता ना, तो उसका शुरुआत है ना तो इसका ख़त्म है, ये कंटिन्यूसली होगा, साइकिल है ना। तो इसलिए वाटर साइकिल कहते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो जब ये ऊपर चले जाते हैं तो उसको एवापोरेशन हो कहते हैं, जब ये कूल हो जाता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, जब वो नीचे गिर जाता है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल अपने घर में कर सकते हो। आप क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे, ठीक है, फिर उस पानी को आप गैस पे रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। ठीक है, जब वो गैस की वजह से हीट के कारण क्या होगा, वो पानी जो है वो बॉयल हो जाएगा, यानी कि वो उबलने लगेगा। ठीक है, तो बॉयल होके उससे क्या निकलेगा, ये गैस निकलेगा, वाटर वेपर के निकलेगा, है ना। तो वो होता है एवापोरेशन, वो सनरेज, जैसे कि वो हीट मिल गया गैस का, है ना। अब अगर आप लोग उस बर्तन को ढकेंगे ढक्कन से,
ठीक है, ढकेंगे, गैस को भी आपने ऑफ कर दिया, फिर आप पानी ठंडा होने के बाद जो है आप जब आप उस ढक्कन को खोलेंगे तो उस ढक्कन पे क्या होगा, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, है ना। तो जब वो कूल हो जाता है तो उसके उसी तरह से उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाता है। जब वो हैवी हो जाता है तो वो आसमान से नीचे गिर जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यही होता है क्या, वाटर साइकिल। समझ में आया वाटर साइकिल क्या होता है, ये इसको कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। तो वाटर साइकिल आपको समझ में आ गया। अब हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओशन मैंने आपको बताया ज़्यादातर पानी जो है समुद्र में मिलता है, ठीक है। ओशन के पानी जो है वो कितना परसेंट है, 71% है, ठीक है। और जो क्या होता है, सॉल्टी होता है, और वो उसका जो है उसको यूज़ जो है बहुत ही लिमिटेड है, कम यूज़ है। हम उसको नमक वाले पानी को हमारे यूज़ में इतना पानी जो है वो वाला पानी हमारे यूज़ में इतना नहीं आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कितने ओशन हैं, 5 ओशन है। कितने ओशन है पूरे वर्ल्ड में, 5 बड़े बड़े समुद्र है। वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन और साउदर्न ओशन। जैसे कि आप ये अपने बुक के मैप में भी आप देख सकते हो, ये पैसिफिक ओशन है नंबर 1, अटलांटिक ओशन है नंबर 2, इंडियन ओशन है नंबर 3, ठीक है, आर्टिक ओशन है नंबर 4 और साउदर्न ओशन है नंबर 5। कितने ओशन है, बड़े बड़े 5 बड़े बड़े समुद्र है। तो ये ओशन जो है, ये वाटर, ये कौन सा हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, है ना। ये हाइड्रोस्फीयर है, ये जहाँ पे पानी होता है इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है पैसिफिक ओशन के बारे में, जो ये रहा पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 5 ओशंस। पूरे 5 ओशन में से लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, और इसका शेप जो है क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में है ये, ठीक है। और इसका जो समुद्री तट जो है उसकी लंबाई जो है कितना है, 135,663 किलोमीटर से, इतना लंबा है ये, ठीक है। और ये सबसे बड़ा गहराई जो है इसी ओशन में मिलते हैं, पैसिफिक ओशन में। जो कौन सा है, मरियाना ट्रेंच जो है, ये वो पॉइंट है जो सबसे गहरा है, किसका, पैसिफिक ओशन का, यानी कि पूरे समुद्र का। और वो कितना है, 10,924 मीटर नीचे गया हुआ है, इतना गहरा है, ठीक है। और बाकी इसका एवरेज डेप्थ जो है, गहराई जो है 4,030 किलोमीटर जो है, इतना है, ठीक है। और मरियाना ट्रेंच जो है वहाँ से उसकी गहराई जो है 10,924 मीटर है नीचे, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन है, डीपेस्ट ओशन है, समझ में आया। और उसका शेप जो है सर्कुलर है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद अटलांटिक ओशन आया। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, नंबर 2 पे आता है अटलांटिक ओशन। उसका लेंथ जो है कितना है, 111,866 किलोमीटर है। डीपेस्ट पॉइंट जो है कहाँ पे है, मिलवाकी डिप जो है वहाँ पे है, कितना नीचे ही गहरा है वो, 8,605 मीटर नीचे है। और अटलांटिक ओशन का शेप जो है लेटर एस है ना, एस शेप में है, ठीक है। तो ये जो डिप जो है बाकी 3,330 मीटर है, ठीक है। और अटलांटिक ओशन जो है बिजीएस्ट ओशन है, बिजी रहता है, लोग जो है ज़्यादातर यहाँ से ट्रेड हो या एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना हो समुद्र के रास्ते के ज़रिए, तो वो कहाँ से ज़्यादातर करते हैं, अटलांटिक ओशन से, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे वो होता है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, ठीक है। नंबर 3 इंडियन ओशन,
नंबर 3 हमारा क्या है, इंडियन ओशन। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ये जो है इंडियन ओशन जो है थर्ड नंबर 3 पे आता है लार्जेस्ट ओशन में, ठीक है। उसके कोस्ट लाइन का लेंथ जो है कितना है 6,526 किलोमीटर है, ठीक है। और जावा ट्रेंच जो इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, गहराई वाला पॉइंट है, जो कितना है 7,258 मीटर है। कौन सा है, जावा ट्रेंच। ये इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। और इंडियन ओशन जो है ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। समझ में आया, ये हो गया इंडियन ओशन के बारे में। उसके बाद हमारा आता है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट ओशन है, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में ये लाइज करता है। और उसका कोस्ट लाइन का लेंथ है 45,389 किलोमीटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईयर्स जो है ये आर्टिक ओशन जो है फ्रोजन रहते हैं, जमा हुआ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है साउदर्न ओशन, ठीक है। साउदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है। साउदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, जो साउदर्न साइड में है, ठीक है। और इसका कोस्ट लाइन जो है, लंबाई जो है 17,968 किलोमीटर है। और यहाँ ये डीपेस्ट पॉइंट जो है साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट है, जो कितना गहरा है 7,235 किलोमीटर है, ठीक है। और ये साउदर्न ओशन जो है कब डिस्कवर्ड हुआ था, 2000 में डिस्कवर्ड हुआ था। नहीं तो उससे पहले जो है हमारे पास 4 ओशन ही थे। ओशन कितने थे, 4 ओशन थे। और 2000 में एक और ओशन डिस्कवर्ड हुआ जो है साउदर्न ओशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कितने, 5 ओशंस आते हैं, 5 मेन ओशंस। समझ में आया। तो अब हम करेंगे जो ओशंस जो है क्या है, ये ओशंस जो है ये रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब ये ऑलवेज मूव करते रहते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ओशन जो है ये एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, पानी जो है एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, ये बहते रहते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट्स जो है वो कितने, 3 तरह के मूवमेंट्स है। ओशन मूवमेंट्स जो है, ओशन वाटर मूवमेंट जो है 3 तरह के हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट। टाइड्स उसको कहते हैं जब टाइड्स तब होता है जब ये मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो खिंचाव जो होता है, उसमें जो फोर्स होता है उसके कारण जो है समुद्र का पानी जो है दिन में एक बार राइज करता है और फॉल करता है, उसको हम टाइड कहते हैं, ठीक है। समुद्र का पानी जब सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर आता है, नीचे चले जाते हैं, उसको टाइड कहते हैं, ठीक है। वेव्स वो होता है, लहर होता है, जो किसके कारण होता है, विंड के कारण, हवा। जब ओशन के पानी के ऊपर जब हवा बहते हैं, विंड बहते हैं, तो उसके कारण जो है पानी जो है ऊपर आता है, नीचे चले जाते हैं, ऊपर आता है, नीचे चले जाते हैं, ऊपर आता है, नीचे चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं वेव्स, यानी कि लहर, ठीक है। ओशन करंट, जब समुद्र का पानी जो है एक डायरेक्शन पे जब मूव होते हैं, जब बहते हैं, उसको हम ओशन करंट कहते हैं, ठीक है। 3 तरह के मूवमेंट्स होता है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। वेव्स तब होता है जब समुद्र के पानी पे विंड चलता है, हवा चलता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का लहर बन जाता है, ठीक है। टाइड तब होता है जब मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है समुद्र के पानी एक बार ऊपर आता है और नीचे चले जाते हैं दिन में, उसको हम कहते हैं टाइड। करंट, जब ओशन का पानी, समुद्र का पानी जब एक डायरेक्शन पे मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं करंट्स, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेसन में हम एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा हाइड्रोस्फेयर के बारे में हो गया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।